Hello friends, my name is Gulshan Misra and I welcome you all to my YouTube channel Knowledge Masters. This is going to be the 5th lecture of my International Relations series, and in this lecture we will talk about India-China relationship and basically the China border dispute. जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, हम बेसिकली उसको देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी क्या हुआ, गलवान वैली जो कि लद्दाख में पड़ती है, ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के पास भारत और चाइना के आर्मी के बीच में झड़प हुई। वहां पे कहा जा रहा है कि 20 जवान जो है शहीद हो गए भारत के, और चाइना ने ये माना जरूर है कि उनकी कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन उन्होंने अपने नंबर कंफर्म नहीं किए हैं कि उनकी कैजुअलिटी कितनी आई है, जो कि वहां की मीडिया जो कि सरकार के अंतर्गत आती है। तो हम उसको जाने के वो इंसिडेंट क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली में ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है इंडिया की, और किस तरीके से चाइना जो है उसके बगल में है, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जिसके कारण कभी चाइना स्टेलमेट करता है, कभी भारत उसके रेखा में चला जाता है। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि उनकी ज्योग्राफी क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस सारे वीडियो को देखना है अगर आपको, तो जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पहले का है, जब भारत आजाद नहीं था, जब ब्रिटिश फोर्सेस थी यहाँ पे, तो उस टाइम चाइना भी आजाद नहीं था, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी। बाद में वहां पर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट सरकारें आई। लेकिन उन सब चीजों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के पहले सबसे पहले हमें देखना है कि ज्योग्राफिकली क्या है। तो ये देखिए, ये जो सेक्टर है जो कि आपको देखेंगे, ये ऑस्ट वाइल जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, अभी ये लद्दाख के अंदर आता है। तो आप ये देखिए, ये लद्दाख का जो इलाका है इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर जो है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये 2150 किलोमीटर का है, कहीं कहीं 2152 लिखा हुआ है। चाइना एक्यूज करता है कि इंडिया उसकी टेरिटरी में आता है, और इंडिया एक्यूज करता है कि चाइना जो है उसकी टेरिटरी में जाता है। और ये देखिए, ये मिडिल सेक्टर बोलते हैं इसको, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो दो राज्य हैं भारत के, उससे सीमाएं लगती हैं, ठीक है। और ये जो रेखा है ये टोटल 625 किलोमीटर की है, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न बाउंड्री। ये स्टेट ऑफ सिक्किम है इंडिया का, और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो सीमा रेखा शेयर करता है वो 1140 किलोमीटर की है, ठीक है। कभी कभी एक मिसकंसेप्शन होता है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो लोग बोलते हैं कि वो है रेड क्लिफ लाइन, और बोलते हैं इंडिया चाइना के बीच में जो सीमा है वो है मैकमोहन लाइन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैकमोहन लाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए ड्रॉ की गई थी। और यहां पर जो लाइन है आप देखेंगे, उसको जॉनसन लाइन एक जगह है और एक जगह मैकडोनाल्ड लाइन भी है। तो कभी अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछता है तो इसको कभी आप गलत मत कीजिएगा। और दूसरी चीज, जो चाइना की तरफ बॉर्डर है उसको हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर है उसको हम LOC बोलते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो लेक्चर में क्या समझा कि ये जो इंडिया है वो लगभग 4000 किलोमीटर के करीब बॉर्डर शेयर करता है चाइना से, और जो लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जब से आर्टिकल 370 हटा है, उसमें लगभग 2150 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जो जिंगजियांग प्रोविंस चाइना का है। जिंगजियांग जो कि उइघर मुस्लिम्स के लिए जाना जाता है। अभी 2019 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि उइघर मुस्लिम्स कहाँ पे हैं जिसको डिटेन करके चाइना रखा है, ये जिंगजियांग रीजन में है। और जो मिडिल वाला पार्ट है उत्तराखंड में 625 किलोमीटर, यहाँ पे कोई खास लड़ाइयां और ये सब नहीं होती है। एक कन्वेंशन बना हुआ है यहाँ पर कि हाँ इतना एरिया आपका, इतना एरिया हमारा है। एक्चुअली पूरे बॉर्डर पे कहीं बार्ड कुछ बैरियर नहीं है। एक माना गया है कि पहाड़ियां हैं और नदी नाले हैं, उनको एक तरीके से कई जगह पर बॉर्डर मान लिया गया है। हम उसको आगे देखेंगे। एक मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए कि भारत का बॉर्डर जो है चाइना के साथ ये 3 सेक्टर में बेसिकली डिवाइडेड है। अभी आप ये देखिए, ये आप पूरा, हम तो अब जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो ये पूरी लाइन देख रहे हैं, ये जो डॉट 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 डॉट, ये पूरी लाइन जो है ये इंडिया बताता है कि ये हमारी टेरिटरी है। बट एक्चुअली जो इलाका इंडिया कंट्रोल करता है वो ये है। ये देखिए, ये रेड वाली लाइन जो है ये दिखा रही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो हल्का शेडेड ग्रे में दिख रहा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये युद्ध विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा, आप बोल सकते हैं युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है, बैटल फील्ड माना जाता है। ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है यहाँ पे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है?
वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और ये ग्रीन वाली लाइन देखिए यहां से, ये ग्रीन वाली लाइन ये जो है ये इलाका, इसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके अंदर में है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। और ये इलाका ये देखिए इसको ससगम वैली बोलते हैं। ये जब पाकिस्तान ने इसको कवर किया था 1950 में, जब वो करके भारत पे चढ़ाई करके, तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंडर में था। लेकिन चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अभी जो चाइना और पाकिस्तान का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, उसके कारण ये ससगम वैली का इलाका जो है चाइना ने दे दिया हुआ है, पाकिस्तान ने दे दिया हुआ है चाइना को। तो यहां से ये रोड आती है लगभग, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर होते हुए और इस एरिया से चली जाती है चाइना में। तो भारत का इस पे ही, ये जो इलाका है इसी पे भारत बोलता है कि ये हमारा इलाका है और ये चाइना इस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से, अगर आप मैप समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए पूरे डिस्प्यूट को समझ जाएंगे, और अगर आप मैप को नहीं समझते तो समझ लीजिए कि आप डिस्प्यूट को नहीं समझ पाएंगे। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये इलाका जो है, ये देखिए ये ग्रीन वाला जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इसके पार का इलाका ये ससगम वैली है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, सीड कर दिया है। देखिए एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया क्लेम करता है कि एरिया इलाका हमारा है। और इसके पीछे ये इलाका जो है ये है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट वेस्ट में ये है दौलत बेग ओडी, और यहां पर काराकोरम पास है। और इसको हम बोलते हैं ये अक्साई चिन्ह है, ये अक्साई चिन्ह है। अभी हम देखेंगे कि डिस्प्यूट क्या क्या है। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, और सबसे बड़ी बाउंड्री जो किसी के साथ अगर शेयर करता है, किसी देश के साथ लैंड बाउंड्री, तो वो है बांग्लादेश। अब समझ में आया? तो अब अगर ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि चाइना जो है वो कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो अगर राज्य पूछेगा तो राज्य 4 होंगे। एक होगा हिमाचल प्रदेश, एक होगा उत्तराखंड, उसके बाद फिर एक होगा आपका सिक्किम, और एक होगा अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट, मतलब भारत के टोटल 5 लैंड एरियाज जो हैं, 5 आप एक यूनियन टेरिटरी और 4 जो है स्टेट जो हैं, उससे रेखाएं सटी हुई हैं चाइना की। तो अभी क्या है कि विवाद क्या है कि एक कोई लाइन ड्रॉन नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। तो कभी चाइना क्लेम करता है कि ये मेरी टेरिटरी, कभी इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। अभी हम उसको आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअली कहां से ये सब सारी चीजें शुरुआत हुई। अगर इस मैप को आप अच्छे से समझ सके हैं, आप मैप को पुश करके भी एक बार देख लीजिए। मैं फिर से आपको मैप डिक्टेट कर देता हूं। यह सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। और LOC, ये जो रेड वाली लाइन है, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसको ड्रा की थी साइरिल रेडक्लिफ ने, तो इसको रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं कभी कभी। और जो LAC है, LAC जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और ये अक्साइचिन का इलाका जो कि भारत क्लेम करता है हमारा है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेट होता है चाइना की तरफ से। ठीक है। तो अभी हिस्ट्री अगर आप बहुत पहले उठा के जाएंगे, अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, तो सबसे पहले ही अगर कोई आपको एक रिटन बुक मिलती है तो वो है रास तरंगिणी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसको लिखा था कल्हड़ ने, और उसको कंप्लीट किया था इस बुक को श्रीवर और जोन राज ने। लेकिन हम उतनी पुरानी हिस्ट्री को नहीं जाएंगे। एंसेंट हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जब रूलर्स यहाँ पे आए, क्या हुआ किस तरीके से। तो हम इसको मिडिल में देखेंगे, जब से अंग्रेज आए तब से हम इसको देखेंगे। तो आप ये देखिए 1834 में सिख अंपायर जो थे, पंजाब अंपायर, उसने लद्दाख को एनेक्स कर लिया और जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया उसको। लद्दाख जो है पहले अलग था, जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं था। 1834 में जब सिख अंपायर जम्मू कश्मीर पे राज कर रहा था, तब उसने लद्दाख पे चढ़ाई करके और उसको जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1841 में सिख लीडर्स जो थे उन लोगों ने इन्वेड कर दिया तिब्बत पे। तिब्बत जो कि चाइना में पड़ता है। पहले तिब्बत भी एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था, बाद में चाइना ने उसको एनेक्स कर लिया। तो उसने तिब्बत को पे चढ़ाई कर दी। लेकिन तिब्बत का वो जो
क्लाइमेट वहां का ऐसा है, वहां पे एल्टीट्यूड इस तरीके का है, वहां पहाड़ियां 6000 6500 मीटर से ऊपर है, मतलब 6.5 किलोमीटर के करीब आप कह सकते हैं जमीन से, समुद्री तल से। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है और ठंडी के मौसम में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि इंसान का वहां जिंदा रहना जो है काफी मुश्किल और एक तरीके से आप नामुमकिन कह सकते हैं। उसके क्या हुआ कि सिख सोल्जर्स को बहुत ज्यादा डिफीट सामना करना पड़ा, डिफीट हो गए वो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब गर्मी का मौसम आया तो चाइनीज आर्मी ने इन्वेड किया लद्दाख पे, वहां तक चले आए। लेकिन फिर से जब सर्दियों का मौसम आ गया तो वहां पर चाइनीज आर्मी को भी मुंह की खानी पड़ी। तो 1842 में जाके सिख और चाइनीज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पहली ट्रीटी साइन करी, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड ट्रीटी आप बोल सकते हैं लद्दाख के ऊपर। वो ये था कि चाइनीज सिख के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उसी तरीके से सिख जो है वो चाइनीज टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन 1846 में एंग्लो सिख वार में सिख जो है ब्रिटिश ने हरा दिया सिखों को। और अभी 1846 से 1845 की ये जो लड़ाई हुई, और इसमें क्या हुआ कि जब सिख हार गए तो अभी जो उनकी सॉवरेनिटी थी वो आगे ब्रिटिशर्स के पास। तो अब ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट एसेस करना पड़ा चाइना के साथ समझौता करने के लिए। तो 1845 से लेकर लगभग 1865 तक उसी तरीके से चलता रहा। जो काराकोरम हाईवे है, कई बड़े बड़े दर्रे हैं, नदी नाले हैं, उनको एक तरीके से माना जाता था कि ये बॉर्डर है, कोई एक क्लियर कट बॉर्डर डिफाइन नहीं था। उसके बाद 1865 में W.H. जॉनसन, जो कि सिविल सर्वेंट थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वो आए, और उसके बाद से उन्होंने ही पूरा का पूरा जो है एक तरीके से प्रपोज किया जॉनसन लाइन, मतलब भारत और चाइना के बीच में एक आधिकारिक बॉर्डर आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अक्साई चिन्ह को बताया गया कि ये जम्मू और कश्मीर का पार्ट है। अभी आप फिर से देख लीजिए अक्साई चिन्ह क्या है। ये अक्साई चिन्ह है। तो जो जॉनसन लाइन थी उन्होंने बताया कि ये जो पूरा अक्साई चिन्ह वाला इलाका है ये जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो इस मैप को बनाए तो वहां पे जिंगजियांग प्रोविंस जो कि चाइना का है वहां पर रिवॉल्ट हुआ, और जो चाइनीज आर्मी थी वहां पे हार गई। वहां पर वहां के उइघर्स जो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका राज हो गया। तो ये नक्शा चाइनीज को कभी भी डायरेक्टली दिखाया नहीं गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैकार्ने मैकडोनाल्ड लाइन 1899 में बनी। अब क्या था कि मौसम इतना हॉस्टाइल है वहां का, और इतनी दूर दराज के इलाके हैं कि वहां तक कंट्रोल कर पाना, पेट्रोलिंग कर पाना, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इन लोगों ने जो एक ड्रा करा जब मैकार्ने मैकडोनाल्ड लाइन, तो इन्होंने काराकोरम माउंटेन्स, अभी आप देखिए ये इलाका ये जो है यहाँ पे काराकोरम माउंटेन्स आते हैं। तो काराकोरम माउंटेन्स को माना कि ये बॉर्डर रहेगा। काराकोरम माउंटेन्स के इस पार तक जो है वो चाइनीज वो इंडियन टेरिटरी रहेगी, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, और काराकोरम माउंटेन के उस पार जो है वो रहेगी चाइनीज टेरिटरी। और अक्साई चिन्ह को उन्होंने पार्ट बता दिया चाइना का, चाइनीज कंट्रोल का। अभी आप ये देखिए, ये दोनों, ये जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन दोनों में डिफरेंस देखिए। ये है आपका अर्धक जॉनसन लाइन। ये जॉनसन लाइन ये देखिए, इसमें ये जो पूरा रेड वाला इलाका दिखा रहा है ना, ये पूरा का पूरा रेड वाला इलाका, ये सारा का सारा इन्होंने बताया है कि ये जम्मू और कश्मीर का पार्ट है। उस टाइम जब भारत आजाद नहीं था, जब ब्रिटेन जब हमारे पर राज कर रहे थे, तब ये ऐसा कुछ था नहीं कि ये चाइनीज कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है। मतलब ये सारा का सारा इलाका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाने वाला था। और लेकिन उसके बाद जो मैकडोनाल्ड लाइन आई, तो मैकडोनाल्ड लाइन ने ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है ग्रीन वाली लाइन, ये देखिए मैकार्ने मैकडोनाल्ड लाइन 1899 में। ये लाइन देखिए, ये काराकोरम पास यहाँ पे है, यहां से लेके काराकोरम माउंटेन, जो कि माउंटेन सीधे तो होते नहीं है, टेढ़े मेढ़े, तो उन्हीं माउंटेन के सहारे जो है उन्होंने बताया कि ये जो है माउंटेन के इस पार जो है ये इंडिया का है, और माउंटेन के उस पार जो है चाइना का है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, डॉटेड लाइन देख सकते हैं, 1962 में जब चाइनीज आर्मी यहां तक आ गई थी, ये ब्लू वाले उस पे, और ये बॉर्डर मानती है। लेकिन भारत जो है, ये डॉटेड लाइन देखिए, भारत जो है कहता है कि ये जो जॉनसन लाइन खींची गई थी ये हमारा का हमारा पूरा है। तो अभी डिस्प्यूट ये है कि चाइना बोलता है कि जॉनसन लाइन जो है जब खींची गई थी तो हमारा रूल नहीं था वहां तिब्बत में,
और वो लाइन हमें कभी भी रिप्रेजेंट करी नहीं गई। और जब दोबारा से ब्रिटिशों ने जब लाइन खींची, जो कि मैकडोनाल्ड लाइन बोलते हैं, तो हम मैकडोनाल्ड लाइन को मानते हैं। तो भारत बोलता है हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, और चाइना बोलता है कि हम मैकडोनाल्ड लाइन को मानते हैं, और दोनों के दोनों इसी में झगड़ते हैं। अब बात रही मैकमोहन लाइन की, तो अब मैकमोहन लाइन की बात इस तरीके से है कि मैकमोहन लाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए है। आप मैप में फिर से, हाँ सॉरी, ये देखिए, ये मैप में देखिए, ये है मैकमोहन लाइन। और ये 1824 के करीब जो है इंडो जर्मीज, 1826 के करीब जो है वो हुआ था एंग्लो बर्मीज वार। 1824 से लेके 26 तक चला था। तो उसमें असम को एनेक्स कर लिया था ट्रीटी ऑफ यांडाबू के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने, और वहां पर टी की खेती कराने लगे थे, मतलब चाय की खेती कराने लगे थे। तो 1913 और 14 में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और तिब्बत जो है ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। तो ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे और उन्होंने, मैकमोहन ने एक लाइन प्रपोज करी यहां से। ये इलाका ये तवांग का बोलता है, इधर ये है मेचुका ला बोलते हैं, मेचुका की पहाड़ियां हैं यहाँ पे। तो बोला उन्होंने कि ये जो है ये एक लाइन रहेगी, मतलब ये बॉर्डर रहेगा। लेकिन क्या हुआ, चाइना ने इसको नहीं माना और कॉन्फ्रेंस से वो चले गए। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रेटेजिकली उस टाइम क्या है कि उस टाइम के जो लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि तिब्बत के साथ ये समझौता कर लिया और मैकमोहन लाइन ड्रॉ हो गई। तो चाइना बोलता है कि हमने इस ट्रीटी पे साइन नहीं करा तो हम इस लाइन को नहीं मानते, और वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं कि ये हमारा पार्ट है, ये तिब्बत का पार्ट है, ना कि भारत का पार्ट है। अभी आप देखिए, अब इतनी बातें समझ में आई कि क्या एक वो राष्ट्र सिख अंपायर पहले था, उसने लद्दाख को एनेक्स किया, फिर सिख इन्वेजन के बाद चाइनीज वहां तक आया, फिर जब सिखों को हरा दिया ब्रिटिश ने, तो अब ब्रिटिश और चाइनीज की बात होने लगी। सबसे पहले 1865 में WH जॉनसन लाइन प्रपोज की गई, जिसमें अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया। फिर 1899 में जो मैकार्डने मैकडोनाल्ड लाइन थी उसको बताया गया कि अक्साई चीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा चाइना, वो चाइना का पार्ट है, और उसके इधर की टेरिटरी, उसके साउथ की टेरिटरी जो है वो इंडियन टेरिटरी होगी। और चाइना जो है वो मानता है मैकडोनाल्ड लाइन को और भारत मानता है जॉनसन लाइन को। तो यही डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। और मैकमोहन लाइन जो है वो तो मैंने बताया है कि एंग्लो बर्मीज वार जब 1824 से 26 हुआ, तो उसके बाद जो है मैकमोहन लाइन खींची गई 1913 से 14 में शिमला कन्वेंशन के बीच, जिसको चाइना मानने से इनकार करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी क्या है कि ये तो जब तक ब्रिटिश थे तब की बात थी। 1947 में भारत आजाद हो गया, और उसके बाद उसी लगभग सेम टाइमलाइन पे चाइना में भी रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन माओ जेडोंग के रहते हुए। तो चाइना में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने क्या हुआ कि 1950 के दशक में 1200 किलोमीटर के करीब जो है रोड बनानी शुरू कर दी। जिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहां से वेस्टर्न तिब्बत, मतलब समझ लीजिए नीचे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक का जो जितने इलाके हैं वहां तक। और भारत जो कि नया नया आजाद हुआ था और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था अभी लड़ाई, और भारत अपने आप को बिल्ड करने में लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि जब भारत आजादी के 8-10 साल बीत गए, भारत जब पता चला, तब तक उन लोगों ने ऐसी पोजीशन जो कि पहाड़ों के ऊपर की पोजीशन जो थी, जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी उस पर उन लोग चौकी बना के चुके थे चाइनीज लोग, और वहां पर बैठ गए थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। और उसके बाद जो है लड़ाई हुई 1962 में, क्योंकि इंडिया ने बोला कि हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, आप यथास्थिति मेंटेन करिए, हम बाद में समझौता करेंगे, और उन लोगों ने बोला कि हम मैकडोनाल्ड लाइन को मानते हैं। इससे की बीच में झड़प हुई, और आप ये देख सकते हैं, ये इमेज है कि भारत यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से आ रहा था। लगभग 1 महीने चले इस वार में 4000 से ऊपर भारत की कैजुअलिटीज हुई थी, और मोराल एक तरीके से डाउन हो गया था भारत सरकार का। और उसके बाद 62 के बाद क्या हुआ था कि यही सेम चीज जो है वो दोहराना चाहते थे सिक्किम में। अभी आप ये देखिए सिक्किम के मैप को। सिक्किम जो है एक बहुत छोटा सा इलाका, ये पहले किंगडम हुआ कर, जैसे भूटान एक किंगडम है, नेपाल पहले किंगडम था, अब वहां पर भी कम्युनिस्ट सरकार आ गई है, लेकिन पहले वो भी किंगडम हुआ करता था। उसी तरीके के सिक्किम भी किंगडम था, भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, मतलब कि अगर इनको सुरक्षा की जरूरत होती तो भारत उनको प्रोवाइड करता। तो क्या हुआ कि नथुला और चोला है, यहां पर क्या हुआ कि जब ठंड पड़ती है तो पेट्रोलिंग दोनों तरफ की सीमाएं बंद कर देती हैं, दोनों तरफ की सेनाएं। लेकिन क्या हुआ कि जब ठंडी का मौसम आ गया तो चीनियों को लगा कि भारत के लोग चले गए होंगे यहां से, और वो वहां पर अपना
बख्तरबंद चौकियां बनाना चाहते थे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई हुई। यहाँ पर 80 भारत के सैनिक शहीद हुए और लगभग 400 से 450 चाइनीज कैजुअलिटीज हुई। और उसके बाद नाथुला पे एक समझ लीजिए कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक कब्जा आप मान सकते हैं। और उसके बाद जो सिक्किम है वो भारत के साथ मिल गया, उसी टाइम सिक्किम का विलय हुआ भारत के साथ। तो अभी तक जो सामने सामने की लड़ाई हुई है उसमें भारत ने एक बहुत ही गैलेंट्री दिखाई है। तो लोग कितने एनालिस्ट बोलते हैं कि ये अब का भारत नहीं है, ये तब का भारत नहीं है, चाइना से युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे। संयम बरतिए, हमारी सेना भी काफी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, काफी अच्छे तरीके के वेपन्स हैं और हम किसी भी सेना को कंटेन कर सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत है, आप ये जान जाइए। तो अभी क्या है कि 1967 जो सबसे बहुत बड़ा ब्लड सेट था, उसके बाद असम में कभी चाइना के लोगों ने 4 लोगों को मारा था और इस तरीके से छुटपुट घटनाएं हुई। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो है 1993 से एग्रीमेंट हुआ भारत और चाइना के बीच में कि हम जो बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं, हम बॉर्डर के डिस्प्यूट जो है एक साथ सुलझाएंगे और हम एक दूसरे के बॉर्डर में अगर कोई घुसता है तो हम लड़ेंगे नहीं। उस पर इन लोगों ने कई बार एग्रीमेंट साइन किया, 1993 में, फिर 1996 में, फिर 2005 में, 2013 में। तो उसमें एग्रीमेंट आप ये देखिए, ये एग्रीमेंट की फोटो कॉपी है जो 1996 का जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम किस तरीके से बॉर्डर को मैनेजमेंट करेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइनीज बॉर्डर। तो ये पूरा 7-8 पेज का है, मैंने सिर्फ एक ही पेज डाला हुआ है इसमें। तो इसमें यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर दोनों तरफ, मतलब चाइनीज बाउंड्री के तरफ और इंडियन साइड के तरफ, दोनों तरफ जो है कोई भी वेपन का यूज नहीं करेगा, इवन सिंगल गोली का भी यूज नहीं करेगा। तभी आप देखिए कि कभी भी आप फोटो देखते होंगे, इमेज देखते होंगे कि एक दूसरे को पत्थरों से मार रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन का यूज नहीं होता, क्योंकि भारत और चाइना ने एक अपनी ट्रीटी बनाई हुई है कि हम जो है पीसफुली जो है सॉल्व करेंगे इस बॉर्डर डिस्प्यूट को। और इस ट्रीटी के अंदर यह भी आता है कि कोई भी सेना दोनों तरफ की हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट नहीं करेगी। हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट मतलब एक ब्रिगेडियर साइज की ट्रूप होती है, उसमें 5000 सेना के लोग होते हैं। तो उस तरीके की कोई भी ट्रूप जो है वो दोनों तरफ की सेनाएं जो है वो नहीं जमा करेंगी। उसके बाद इस एग्रीमेंट में और भी है कि मान लीजिए पेट्रोलिंग करते हुए अगर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो फिर दोनों जो है डी एक्सक्लेट करेंगी, मतलब वो भी पीछे जाएंगे और वो भी पीछे जाएंगे। उसी तरीके से एक और चौथा एग्रीमेंट है कि मान लीजिए कि गलती से पेट्रोलिंग करते हुए अगर इंडिया चाइना के साइड चला जाता है या चाइना इंडिया के साइड चला आता है तो धमकी देके उनको बता के कि आप गलत साइड में आ गए हैं, वहां से चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ ब्लड सेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या है, गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ, भारत के 20 जवानों को मारा गया, ये माना जा रहा है कि जितनी भी सारी ट्रीटीज हुई हैं उसका वायलेशन है। क्योंकि मैं अभी आपको सैटेलाइट इमेज दिखाऊंगा, आप बल्कि देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है, ये गलवान नदी का इलाका है और ये देखिए ये ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है। ये छोटा है, दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन आप न्यूज चैनल्स में देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे तो लगभग ब्रिगेडियर तौर की फौज जो है उन्होंने यहां पर जमा कर रखी है। और ये एक तरीके का टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक उनका जो है मेन एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है ये दौलत बेग रोड के काफी नजदीक आता है। हम इसको आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया कि किस तरीके से भारत और चाइना ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को शांत करने के लिए किस तरीके से किया हुआ है, एक मैनेजमेंट किया हुआ है। और उसके बाद बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। अब बॉर्डर पर्सनल मीटिंग क्या होती है? जब भी अगर भारत और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये 5 इलाके हैं। लद्दाख में 2 पड़ता है, एक दौलत बेग ओडी, एक चुशुल वैली है, सिक्किम में नथुला पास है और अरुणाचल प्रदेश में बुमला और किथिबू ये पास है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर कभी भी अगर दोनों भी मिलिट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इन 5 जगह में से कहीं पे भी बैठ के, मतलब जिस इलाके में डिस्प्यूट है, मान लीजिए अगर ऊपर वेस्टर्न या मिडिल में है तो दौलत बेग और चुशुल में होगी, और अगर इधर है अरुणाचल प्रदेश साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो नाथुला, बुमला और किथिबू में होगी। तो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के तहत जो है मामले को सुलझा लिया जाता है। ठीक है, मिलिट्री में ही कि ठीक है आप अपनी सेना को पीछे करिए, हम अपनी सेना को पीछे करेंगे। अब देखेंगे हम कि अब क्या हुआ है कि प्रेजेंट इंसिडेंट हुआ क्या कारण था जो कि 20 सैनिक शहीद हुए, क्यों इस तरीके की चीजें हुई। तो
इसका कई सारा रीजन है। एक तो सबसे पहला रीजन ये है कि वुहान से कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो अभी पूरा दुनिया में चाइना के प्रति एक गुस्सा है कि आपने छुपाया, जब स्प्रेड हो रहा था तभी आपको अपने यहाँ लॉकडाउन करना चाहिए था, फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए थी। पूरे विश्व में लोग परेशान हैं, 4 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। तो चाइना से लोग गुस्साए हुए हैं। तो चाइना अपना इस बात पर से ध्यान भटकाने के लिए भी वो जो भी अपने उनके पड़ोसी हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, और चाहे वो साउथ चाइना सी का इलाका हो, चाहे वो भारत हो, वो सबके साथ जो है एक तरीके का मिलिट्री टेक्टिक अपना रहा है कि किस इस तरीके का अगर हम युद्ध के हालात क्रिएट करेंगे तो सबका ध्यान वहां से उठ के हमारे यहाँ आएगा। और दूसरा क्या है, अभी जब मोदी सरकार, सेकेंड मोदी सरकार आई तो हमने आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट किया, और आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद जो लद्दाख है उसको हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब लद्दाख जो है वो डायरेक्ट केंद्र के शासन में आता है। अब जम्मू कश्मीर जो ऑस्ट्रेलिया स्टेट था उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो चाइना को ये लगा कि ये अब डायरेक्ट केंद्र के हस्तक्षेप में आएगा तो हम कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो डायरेक्ट वहां की सेना जो है, डायरेक्ट वहां का कुछ भी होगा वो हमारे उससे आ जाएगा। तो एक तरीके से वो भी कंसर्न था। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं ये है कि जो भारत ने क्या किया है कि कई सारे स्ट्रेटेजिक हाईवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। स्ट्रेटेजिक हाईवेज मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है तो 1950-60s में चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया था, उसके कारण हमने हार गए थे। लेकिन अब इस तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं, भारत ने काफी अच्छी रोड कंस्ट्रक्शन कर ली है। उसमें जो सबसे अधिक दिक्कत देने वाली है वो ये है, अभी आप ये देखिए, ये है काला पानी लिपू लेक हाईवे। ये देखिए नारायण आश्रम, काला पानी, और ये जो लिपू लेक है। तो लिपू लेक जो है इससे नेपाल से भी इंडिया का डिस्प्यूट है और चाइना से भी डिस्प्यूट है। तो नेपाल से तो कोई खास डिस्प्यूट नहीं क्योंकि उनकी कोई बहुत आर्मी नहीं है और बाद में फिर इंडिया उनसे नेगोशिएट कर सकता है। लेकिन क्या होता था कि पहले जो यात्री होते थे अगर उनको जाना पड़ता था कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए तो उनको सिक्किम से घूम के जाना पड़ता था। ये नेपाल है, नेपाल के बाद सिक्किम पड़ता है तो घूम के। तो उसमें जो है चाइना को बहुत सारा पैसा मिलता था कि क्योंकि लोग ज्यादा दिन रहते थे, ज्यादा दिन वो करते थे। अभी क्या है कि लिपू लेक से 4 घंटे के अंदर जो है यहां पर पहुंचा जा सकता है और ये परिक्रमा की जा सकती है पूरे के पूरे कैलाश मानसरोवर की। तो वो इसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है चाइना को। तो चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब उसके इकोनॉमिक्स पे, जब उसके आर्थिक कोई चोट मारता है तो चाइना बौखला जाता है। और दूसरा जो है दुर्बुक स्याक दौलत बेग ओल्डी रोड। अभी आप ये देखिए, ये लेह है और ये सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी यहां से होते हुए ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड में होते हुए पाकिस्तान से नीचे जाके अरेबियन सी से मिलती है। और ये पैगोंगसो लेक है जो 45 किलोमीटर भारत के कंट्रोल में है, बाकी जो है 90 किलोमीटर के करीब जो है तिब्बत में है या फिर आप बोल सकते हैं चाइनीज कंट्रोल में है। और यहां से स्योक रिवर बहती है। देखिए ये यहां से देखिए रिवर निकल के आ रही है, ये है गलवान नदी और इधर से नुब्रा नदी, और ये देखिए ये स्योक रिवर बह के आ रही है, ठीक है। और यहां पर ये लोग मिलती है आके इंडस रिवर से मेन स्ट्रीम में मिलती है। तो ये देखिए लेह है, लेह से स्योक, स्योक से दरबुक होते हुए ये दौलत बेग तक 225 किलोमीटर की रोड भारत बना रहा है, बना चुका है। ये ऑल वेदर रोड है, चाहे ठंडी हो चाहे कोई भी मौसम हो, आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए ये रोड है, ये दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड यहाँ पे। अब ये यहाँ पे काराकोरम पास है और इसके पास ये देखिए ये काराकोरम पास है और इधर अक्साई चिन्ह है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और भारत यहाँ पे हवाई पट्टी भी बना रहा है। तो इस सब के कारण चाइना जो है काफी कंसर्न है कि हो सकता है कि कभी भारत जो है हम पे चढ़ाई कर दे। तो इसके कारण भी अब चाइना क्या कर रहा है कि ये इलाका जो है ये देखिए यहाँ पे ही गलवान वैली है, गलवान वैली है जो मैंने इमेज आपको दिखाया था। ये गलवान वैली, ये यहीं पे कहीं पे गलवान वैली है और यहाँ पर नीचे पैगांगसो लेक है, यहाँ गलवान वैली है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 जो है वो जो है थोड़ा ऊंचे पे है और थोड़े ऊंचे पे होने के साथ क्या है कि चाइना अगर चाहे अगर उस लोकेशन पे बैठा रहेगा तो कभी भी उस नेशनल हाईवे को जो है अपना निशाना बना सकता है। उसी के कारण चाइना ने इतना हैवी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। तो क्या हुआ, जब इतना हैवी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था तो फिर जब यहाँ पर मिलिट्री लेवल की बात हुई तो ये हुआ कि हम भी अपनी सेना पीछे हटाएंगे, आप भी अपनी सेना पीछे हटाएंगे।
तो क्या हुआ कि भारत ने अपनी सेना हटा ली और ये देखने गए थे कि उन्होंने अपनी सेना हटाई है कि नहीं, चाइनीज लोगों ने। तो वो अपनी सेना हटाए नहीं हुए थे और थोड़े पीछे सिर्फ हुए थे। तो जब हमारी मिलिट्री वाले गए तो उन्होंने पत्थर से, रॉड से, बार्ब्ड वायर से हमला कर दिया। तो रीइंफोर्समेंट उधर से भी बुलाया गया, इधर से भी बुलाया गया। कुछ लोग जो है वो ठंडे पानी में गिर गए, हाइपोथर्मिया हो गया, और वो लगभग समझ जाए कि 6000 मीटर के करीब ऊंचाई है। तो वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, अगर ब्लीडिंग हुई आपकी, अगर आपको सही समय पर ब्लड नहीं मिला तो ब्लड लॉस से आप जो है मर जाएंगे। तो उसके कारण इतनी हैवी कैजुअलिटीज हमें सामना करना पड़ा। और चाइनीज के माउथपीस, जो कि वहां का अखबार है, जो कि सरकारी अखबार है, ग्लोबल टाइम्स, उसने कैजुअलिटी की बात कबूल करी है, लेकिन वो नंबर्स नहीं बता रहे, ऑफिशियली नंबर नहीं अनाउंस करना चाहते, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं भारत पे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में ख्याल हो या कुछ ऐसा हो कि आपको नहीं समझ में आ रही चीजें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।